Hello guys, I am Neeraj Singh from channel N Singh Classes. You are welcome in my YouTube channel. The First World War, Khilafat and Non-Cooperation. This is the topic for today. Students, आज क्लास 10 के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. Students, in the year after 1919, we see the national movement aspiring to new areas, cooperating new social groups, developing new modes of struggle. How to understand this development? What implications did they have? स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जो भी हमको लिखा गया है इसका मतलब है कि 1919 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. आप जैसा कि जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक के बीच में चला. तो इस वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, नेशनल मूवमेंट जो थे, वो नए नए इलाकों में फैल गए और उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए. संघर्ष के तरीका बदल गया. मोड जो था संघर्ष का, मोड ऑफ स्ट्रगल, ये देखिए मोड ऑफ स्ट्रगल बदल गया. और इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में पढ़ना है. द फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. वार के बाद जो सबसे पहली बात है कि नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा हो गया. एक क्रिएशन हुआ समाज में जिसके कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुआ. इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन. इस खर्चे को, जो विश्व युद्ध हुआ, इस खर्चे को मैनेज करने के लिए, भरपाई करने के लिए क्या किया गया? बहुत सारे लोन लिए गए, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था. और लोन लेकर के रक्षा पे ज़्यादा खर्च किया गया. रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया. युद्ध के नाम पे लोन लिए गए और करों में वृद्धि कर दिया गया. इंक्रीजिंग टैक्सेस, करों में वृद्धि कर दिया गया. कस्टम ड्यूटी वेयर राइज्ड. कस्टम ड्यूटीज कहने का मतलब है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया. एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और इनकम टैक्स को लाया गया. इस सब चीज़ों के कारण, यानी युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हुई. थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड. युद्ध हुआ जिसका परिणाम क्या था? बहुत ज़्यादा चीज़ों का दाम बढ़ गया. बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से 1918 के बीच में इतना दाम बढ़ा कि इन सालों के बीच में, और लगभग 5 सालों के बीच में, ये जो दाम था वो डबलिंग हो गए. 1913 से 1918 में सभी चीज़ों का दाम दुगना हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और जिसके कारण लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई. विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरिया कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर. परिणाम क्या हुआ? गांव में सिपाहियों के भर्ती किया गया, फोर्सली भर्ती किया गया, जबरन भर्ती किया गया. इसी चीज़ को क्या लिखा जा रहा है? फोर्स रिक्वायरमेंट किया गया. जबरदस्ती लोगों को, गाँव से लोगों को जबरदस्ती क्या किया गया? फौज में भर्ती किया, सिपाही के रूप में भर्ती किया गया, नहीं जबरन भर्ती किया गया. ठीक है ना? इसी को कहते हैं फोर्स रिक्वायरमेंट रूरल एरिया में. इसके कारण लोगों में क्या था? बहुत ज़्यादा गुस्सा था. वाइड स्प्रेड एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया लोगों में. जिसका परिणाम क्या हो गया? जिसका परिणाम हुआ कि then in 1819 and 1920 the crop failed in a many part of India.
अब लोगों को जब भर्ती कराया गया, लोगों को ले जाया गया, ज़बरदस्ती फोर्स करके फौज में ले गया गया, तो क्या हो गया, लोगों में गुस्सा हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1918, 92, 1920, 21 क्रॉप फेल्ड इन द मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। फसलों पर प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि जहाँ खेती होती थी गाँव में, वहाँ से लोगों को फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती रिक्वायरमेंट में ले गया और जहाँ उन्हें क्या किया गया, फौज में भर्ती गई, जिसका प्रभाव क्या, खाद्य पदार्थ भारी प्रभाव पड़ा और उसके बाद महामारी फैली। देखिए ये लिखा हुआ है कि क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। रिजल्ट क्या हुआ, भारी फेल हुआ क्रॉप प्रोडक्शन में, तो रिजल्ट हुआ कि बहुत फूड का स्टोरेज हुआ, शॉर्टेज हुआ, फूड स्टोर नहीं हुआ। दिस वाज accompanied बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और क्या हुआ, फ्लू आया, महामारी आया, बहुत लोग मर गए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 के जनगणना के हिसाब से ये 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic। लगभग 120 से 130 लाख लोग इस महामारी के कारण, फ्लू के कारण मारे गए, इन्फ्लुएंजा के कारण मारे गए। और पीपल परसिस्ट द रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड एंडेमिक। इसका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इतने लोग मर गए एक साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक न्यू वर्ड है आपके बॉक्स में लिखा हुआ, फोर्स रिक्वायरमेंट, ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। यानी फोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया जबरन भर्ती, जबरदस्ती, फोर्सली जिसको कहते हैं। ये क्या हो गया, इस प्रक्रिया में ए प्रोसेस बाय विच, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। नहीं जाने की इच्छा है सेना में, उसके बावजूद भी उसमें भर्ती कर लेता था। यही है फोर्स रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स आगे लाइन लिखा हुआ, पीपल होप डेट देयर हार्डनेस। देखिए ये लिखा हुआ लाइन, पीपल होप डेट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर वार वाज ओवर बट डिड नॉट हैपन। लोगों का मानना था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, एंडिंग होगा, तो उसके बाद हमारा जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, मुसीबतें कम होंगी। देखिए ये लिखा हुआ है, पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड वाज ओवर बट डिड नॉट हैपन। लोगों का मानना था कि युद्ध खत्म होगा तो हमारी स्थिति में सुधार होंगे, हमारी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। ऐसा हुआ नहीं कि मुसीबतें कम हुई, हुआ क्या कि इस समय नए नेता सामने आए और संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया मोड, एक नया तरीका लोगों को सामने पेश किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तरीका क्या था, तो ये तरीका था, देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, द महात्मा गांधी रिटर्न to India in journey 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought। कह रहे गांधी जी जनवरी 1915 में, गांधी जी, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जैसे कि आप लोग जानते हैं गांधी जी स्ट्रगल कर रहे थे, गांधी जी आंदोलन चला रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वहाँ से इंडिया लौटे। किस तरह से, वहाँ जो उनका आंदोलन चल रहा था बहुत प्रभावशाली तरीके से नस्ल भेद के खिलाफ वो लोहा ले रहे थे, नस्ल भेद के खिलाफ वो लड़ रहे थे। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। स्टूडेंट्स आगे की पंक्ति को देखिए, आगे लाइन देखिए, दे resist regime with the noble method of the mass
एग्रीगेशन विच हैव द कॉल्ड एज सत्याग्रह। सत्याग्रह आखिर कहते हैं किसको है? जो नस्ल भेद के खिलाफ सरकार से गांधी जी सफलतापूर्वक लोहा लिया साउथ अफ्रीका में, जो उनका लड़ने का तरीका था, लड़ने का जो पद्धति था, मूड था, उसी मूड को हम कहते हैं सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of the truth and need the search for truth. It suggests that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the opposer without seeking. स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब है कि सत्याग्रह के जो विचार में सत्य पर शक्ति आग्रह, यही है विचार। सत्याग्रह के विचार क्या है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। अगर आप सत्य की खोज पर जोर दे दिया जाता है, कह रहा है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth. It struggled if a cause was true, if the struggle was against injustice. कहने का अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आप फाइट कर रहे हैं, अगर आप लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ, तो उससे लड़ने के लिए आपका शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये लिख रहा है देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजर्स के खिलाफ लड़ने के लिए आपके बाहुबल की आवश्यकता नहीं, आपका फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं। विदाउट सीइंग वेंगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कहने का मतलब है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, तोड़ फोड़ के सहारा लिए बिना सत्याग्रही जो सत्याग्रह करता है, केवल अहिंसा नॉन वायलेंस के सहारे भी स्ट्रगल को जीत सकता है, स्ट्रगल में सक्सेस हो सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसियंस ऑफ द opposer. People including the opposers had instead of being the force accepted to through the use of violence. इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जगाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, उसको झिझोड़ना पड़ता है। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य का स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय आप उसको सच्चाई से को देखिए, सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यही ये लाइन लिखा हुआ है कि हैड द परसुएडेड द सी ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स एक्सेप्टेड टू द ट्रूथ थ्रू यूज ऑफ वायलेंस बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज bound to ultimately attempts. Mahatma Gandhi believed that the dharma of non-violence could unite all the Indians. गांधी जी ने इस उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सबों लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अंत में आफ्टर इन इंडिया महात्मा गांधी after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह मूवमेंट in various places in। देखिए, जब भारत लौटे गांधी जी तो कई जगहों पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 यानी 1916 in 1960 he traveled Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन भारत में लौटने के बाद गांधी जी 1916 में बिहार के चंपारण जिले के इलाकों का दौरा किया
और फोर्सली दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित किया। ये लाइन इन 1916 he traveled to the Champaran in Bihar, inspired the peasants to struggle against the oppressive plantation system, जबरदस्ती जो खेती करने का सिस्टम था। उसके बाद in 1970 he organized a सत्याग्रह support to peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब होने के कारण affected by crop failure and the plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding revenue collection be relaxed. स्टूडेंट्स, क्या हुआ था? खेड़ा में फसल खराब हो गया था और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा के जिले के जो किसान थे वो लगान देने में, टैक्स देने में असमर्थ थे। तो वो चाहते थे कि लगान के जो वसूली हो वो ढीला हो जाए, उसमें छूट दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग कॉटन मिल वर्कर्स। फिर उन्होंने गांधी जी ने 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह मूवमेंट के लेकर के अहमदाबाद जा चुके थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है रोल्ट एक्ट। Emboldened with his success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rolt Act 1919। सत्याग्रह में जो कामयाबी मिला उससे उत्साहित होकर गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया गांधी जी ने। किससे उत्साहित होकर? सत्याग्रह जो आंदोलन था उससे उत्साहित होकर, उससे कामयाबी पाने के बाद जो गांधी जी थे 1919 में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition Indian members. It gave the movement enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial. Or for 2 years, Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। देखिए, इस पैराग्राफ में जो सारी चीज़ें दी गई हैं उनको एक समरी में हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि ये कामयाबी जब मिला इनको, महात्मा गांधी को सत्याग्रह से, तो इससे उत्साहित होकर गांधी जी रोल्ट एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध था। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत जल्द ही पारित कर दिया था। हालांकि विरोध कर रहे थे इंडियन। इस कानून के जरिए सरकार को पॉलिटिकल एक्टिविटी को कुचलने के लिए जो राजनीतिक गतिविधियां था उनको कुचलने के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। अब इस अधिकार से किसी भी और राजनीतिक गतिविधि चलाने वाले लोगों को जेल में डाल देते थे।
बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देते थे। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक तरीके से, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से नागरिकों को से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसके लिए 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। ये जो मूवमेंट था रॉल एक्ट के खिलाफ, गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल से शुरू होना था, हड़ताल से उसको शुरू करना चाहते थे। रैलीज वेर organized in various cities. Worker went to on a strike in railway workshop. The shop closed down. Alarmed by the people and escalated the lines of communications such as the railways and telegraph would be disputed, and the British administration decided to clamp down to nationalist social. Local leaders were picked up from the Amritsar, and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi on 10 April, and the police in the Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway station. Martial law was imposed and General Dyer to command. Students, इस पैराग्राफ में जैसे गांधी जी ने हड़ताल से 6 अप्रैल से शुरू किया, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों में रैलियों जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। अलार्म बाय द पॉपुलर, जनव्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार सेवा को भंग होने की आशंका, भयभीत अंग्रेजों को राष्ट्रवादी पर दमन शुरू कर दिया। अब तो सारा चीज़ हो गया था, रेलवे वर्कशॉप बंद हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, बहुत सारे हड़ताल हो गए थे। तो अंग्रेजों को, अंग्रेजी जो शासक थे उनको भय लग रहा था। भय किस चीज़ का था कि ये सब संचार जो है सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएगी। और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। क्यों हिरासत में ले लिया? क्योंकि अंग्रेजों को वो भय था कि सारा चीज़ जो कम्युनिकेशन के साधन है, संचार सुविधा है, वो सब भंग हो जाएगा। लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, जो स्थानीय लोग लीडर जो थे अमृतसर को, उनको पकड़ लिया गया और उनको हिरासत में डाल दिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली, दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया गांधी को। इसके बाद लोग बैंकों में और क्या किए, पोस्ट ऑफिस में, ये देखिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, ये सब जगहों पर क्या हो गया, हमले करने लगे, गुस्सा हो गए ई कॉल के लेकर के कि गांधी को दिल्ली में इंटर नहीं करने दिया गया, लोकल नेताओं और लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। तो ये सब चलते लोगों में गुस्सा था और हमला शुरू हो गया। मार्शल लॉ इम्पोज्ड लैंड जनरल डायर ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया शहरों में और जनरल डायर कमान अपने हाथ में ले लिया। स्टूडेंट्स, ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। आप सभी जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम हुआ जालियांवाला बाग। जैसे आप लोग सब जानते हैं 13 अप्रैल को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग घटना घटा और ऑन दैट डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन क्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। इस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, एक बॉन्डेड इनक्लोज ग्राउंड है जालियांवाला बाग, चारों तरफ से बंद है, रास्ते हैं कुछ बाहर निकलने का,
आने जाने का। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, कुछ लोग तो ये विरोध करने आए थे, रॉल्ट एक्ट का विरोध करने आए थे, और कुछ लोग जो गांव के जो सारे लोग थे इस सालाना बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए जो जालियांवाला बाग के मैदान में जमा लगता था वहाँ जमा हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट करने आए थे। अदर हैड कम अटेंड द एनुअल बैसाखी पर बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स अनअवेयर ऑफ द मार्शल, जो शहर से बाहर से गांवों से जो लोग आए थे उनको तो यहाँ तक भी पता नहीं था कि यहाँ मार्शल लागू किया जा चुका है। डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन क्राउड, killing hundreds. His object, as they declare later, was the produce the moral effect to create in the mind of satyagrahis and feeling the terror and स्टूडेंट्स, जनरल डायर है हथियारबंद सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंच गए और जाते हैं उसने मैदान के बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पे, जो सोल्जर थे अंग्रेजी सोल्जर, उन लोगों ने भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, सैकड़ों निर्दोष मारे गए, किलिंग 100, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। बाद में डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में, माइंड में दहशत पैदा करने के लिए, विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, डराने के लिए इतने लोगों की जान ले ली, निर्दोष लोगों को की जान ले ली जनरल डायर ने। स्टूडेंट्स, as the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the street of many North Indian towns. ये जो जालियांवाला बाग की जो घटना है, ये घटना, इस घटना के बारे में लोगों को पता चला। आज के ज़माने की बात नहीं है कि इतना कम्युनिकेशन के साधन है, धीरे धीरे लोगों तक बातें पहुंची। The news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the street of many North India towns. ये खबर बहुत उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोगों को मिला और लोग क्या किए, सड़कों पे आ गए। There were strike clashed with the police and attack on the government building. लोगों ने पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पे, जो सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग से हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेटेड एंड टेस्टेड पीपल। स्टूडेंट्स, सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलना का रास्ता अपनाया। क्या किया, निर्ममतापूर्वक कुचलना चाहता था, कोई बातचीत नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। क्या एक ही नीति लेके आया कि ये ज़बरदस्ती इनको कुचला जाए, इनका निर्ममतापूर्वक इन पर कार्रवाई किया जाए। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सीकिंग द ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को डराना चाहता था, भयभीत करना चाहता था, लोगों को आतंकित करना चाहता था। बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया गया अंग्रेजों का दया। सत्याग्रही वेयर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, सत्याग्रहियों को कहा गया, आंदोलनकारियों को कहा गया कि आप अपने नोज को सड़क पर रगड़िए, फोर्स कीजिए, नाक को सड़क पर रगड़िए। क्राउड एंड ऑन द स्ट्रीट, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, आप सड़क पर घिसट कर चलिए। सारे साहेबों को डू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहेब, जितने साहेब हैं उनको आप सलाम कीजिए, आप उनको सैल्यूट कीजिए। ये सारी क्रियाएं कराने जाने लगे लोगों से, नाक रगड़वाया जाएगा रोडों पे। समझिए आज की स्थिति होता तो क्या होता। सैल्यूट को सलाम करने के लिए कहा जाता था। लोगों को कोड़े से मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। स्टूडेंट्स, देखिए क्या किया गया। पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड द गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वेयर बम्ड
गांव पर बम गिराए गए, ठीक है, लोगों को कोड़े से मारे गए। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने देखा कि ये मूवमेंट अब हिंसात्मक हो जाए, हिंसा का रूप ले लिया जा रहा है, वायलेंस होते जा रहा है, इसलिए गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। स्टूडेंट्स, while the Roll Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. स्टूडेंट्स, इस लाइन को आप समझिए, ठीक है, ये अंडरलाइन किया गया है, आप इस पे ध्यान दीजिए। कह रहे भले ही रोल सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था। रोल्ट सत्याग्रह करने का मतलब है कि रोल्ट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया, ये ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों में ही रह गया। देखिए, सिटीज और टाउन में ही रह गया, गांवों तक नहीं गया पहुंचाए। महात्मा गांधी नाउ फेल टू नीड द टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि ऐसा मूवमेंट लाया जाए जो पूरे इंडिया में फैले, जिसका जनाधार बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। बट he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindu and Muslim closer together. गांधी जी चाहते थे कि देश में पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो और पूरा देश उस आंदोलन में भाग ले, लेकिन उनका मानना था कि अकेले हिंदुओं के माध्यम से ऐसा नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ नज़दीक नहीं आए। ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता जिसे अकेले पूरे देश में हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, हिंदू और मुस्लिम को क्लोजर होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। ऑन वे द डूइंग ही फेल्ट दिस ही फेल्ट वाज टेक अप द खिलाफत इशूज। तो उन्होंने लगता था, गांधी जी का लगता था कि खिलाफत को मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को एक नज़दीक लाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ आ रहा है, खिलाफत। ये खिलाफत क्या है, इसको आप थोड़ा समझिए, नज़दीक से समझिए खिलाफत क्या है। देखिए, विश्व युद्ध में जब टर्की ये इंग्लैंड जीता, टर्की को हारना पड़ा तुर्की को, तो वहाँ का जो खलीफा था उसको अंग्रेज़ों ने हटा दिया। खलीफा किसको कहते हैं? तो खलीफा है रूलर, कहाँ का? तुर्की का रूलर, उसको हटा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और वो जो खलीफा होते थे ना, वो पूरे इस्लामिक विश्व के आध्यात्म नेता होते थे। तो वहाँ से, तुर्की से अंग्रेज़ों ने वहाँ के खलीफा को हटा दिया गया। तो इसके खिलाफ में मूवमेंट चलाया गया पूरे विश्व भर में, और उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? खिलाफत कहते हैं। खलीफा हटाए गए, कहाँ के? तुर्की के। कब? जब अंग्रेज़ों ने तुर्की को हराया और अपना कठपुतली खलीफा वहाँ बैठा दिया। तो जो इस्लामिक खलीफा थे, जो विश्व भर के इस्लामिक लोग थे, उनके खलीफा को तो हटा दिया गया। तो उनके हटाए जाने के खिलाफ में जो मूवमेंट चला, उसी को कहा गया खलीफा मूवमेंट। क्लियर? अब देखिए, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and where the rumors that its harsh peace treaty was going to impose of the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic खलीफा। देखिए, इसी लाइन को हमने समझाया था आपको। क्या समझाया था? कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, हार गया था तुर्की।
इस आशय की अफवाह फैलाया गया, ये अफवाह फैलाया गया, ये र्यूमर फैलाया गया कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की जो खलीफा है, इस्लामिक वर्ल्ड के जो खलीफा है, जिसे स्पिरिचुअल हेड कहा जाता है। देखिए स्पिरिचुअल हेड, इसका मतलब है स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता, ठीक है, उनको सम्राट से हटा दिया गया और ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोप दी गई। ठीक है स्टूडेंट, टू डिफेंड द खलीफाज एम्पोरल पावर द खलीफा कमिटी वाज फॉर्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1909। स्टूडेंट, खलीफा के तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, जैसे तो रूमर फैला दिया गया कि भाई अब खलीफा को हटा दिया गया, अब उन पे जो है थोपा जाएगा, निर्णय थोपा जाएगा, संधि का निर्णय थोपा जाएगा। तो खलीफा के तत्कालिक जो करंट में जो पावर थे, उसके रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ये यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue। देखिए दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों बंधुओं, साथ साथ कई जो यंग मुस्लिम लीडर थे, वो लोग क्या किए कि संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके संयुक्त कार्रवाई किया जाए, इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके लिए ये दोनों ने किससे मिले? गांधी जी। इन दोनों ने गांधी जी से भेंट किया। गांधी जी वाज saw this an opportunity of the bring the Muslim under the umbrella of United National Movement। अच्छा, इस अपॉर्चुनिटी को गांधी जी ने सोचा कि यही अपॉर्चुनिटी है जब लोग कहाँ एक साथ आएंगे, संयुक्त रूप से काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम। ये तो गांधी चाहते ही थे। एट द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनफाइल्ड नेशनल मूवमेंट एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके गांधी जी की जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। गांधी जी सबको समझाना चाहते थे कि भाई खिलाफत के साथ रहिए, खिलाफत के साथ हुआ जाए। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि खिलाफत के साथ आना है। देखिए इस लाइन को आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। गांधी जी saw this an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of United National Movement। ये गांधी जी ने सोचा ये समय है, ये अवसर है जब एक छाते के नीचे हिंदू मुस्लिम आ सकते हैं। एट द कलकत्ता सेशन इन कांग्रेस इन सितंबर 1920, यानी कांग्रेस का सेशन था कहाँ? कोलकाता में 1920 में। ही कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ नीड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल फॉर स्वराज। लोगों को, कांग्रेस के और लोगों को समझाने की कोशिश की गांधी जी ने कि भाई खिलाफत के साथ आइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके आए खिलाफत के साथ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो आप ऊपर समझ ही गए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? तो सत्याग्रह, ठीक है, और खिलाफत के साथ आया जाए। और इसको कहाँ तक ले जाया जाए? जब तक स्वराज नहीं मिले, स्वराज आंदोलन शुरू हो, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, वहाँ तक इसको लेके गए गांधी जी। स्टूडेंट्स, आगे है वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग ही क्यों, दूसरा मूवमेंट क्यों नहीं? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Hindus had arrived only because his cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year
एंड स्वराज वुड कम। स्टूडेंट्स देखिए इस लाइन पे आप फोकस ज़्यादा कीजिएगा। ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। जैसे गांधी जी अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। ये तो सच्चाई थी, ठीक है। had survived because of this cooperation. Indian refused to cooperate. ये क्लियर था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर विद इन अ ईयर द स्वराज वुड कम। एक साल के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये गांधी जी के मानना थे, अपने बुक में उन्होंने लिखा था। स्टूडेंट्स, हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। असहयोग का जो विचार था बिना वायलेंस का, ये आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी proposed that the movement would unfold in a stage. It should begin with the surrender of the titles with the government awarded and a boycott of civil service, army, police, courts and legislative council, a school and foreign goods। देखिए स्टूडेंट्स कैसे ये असहयोग जो था वो विचार आंदोलन में कैसे बदलेगा। गांधी जी का मानना था, गांधी जी का कहना था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके स्टेप बाय तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को सरकार द्वारा जो भी पदवियां जो हैं, पदवी जो पोस्टेड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको पोस्ट दिया गया है, सबसे पहले वो लौटा देना चाहिए। देखिए कह रहा है कि इट शुड बिगेन विद द सिलेंडर ऑफ टाइटल विद गवर्नमेंट अवार्डेड। जो गवर्नमेंट टाइटल दिया है, जो आपको पोस्ट दिया है, सबसे पहले उसको लौटा दिया, सरेंडर कर दिया जाए, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा सेना हो, पुलिस है, अदालतें हैं, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, कोर्ट हैं, पुलिस है, आर्मी है, सिविल सर्विस जो हैं, ये लोग हैं, विदेशी वस्तुएं हैं जो उसको, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, ये सब चीज़ का बहिष्कार किया जाए, बाइकआउट किया जाए, इस सब को छोड़ दिया, बहिष्कार किया जाए। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। अगर सरकार दमन के रास्ता अपनाती है, अगर फोर्स करती है, फोर्सली लोगों को ले जाती है नौकरी करने के लिए, तो इस आधार पे व्यापक बड़े पैमाने पे सबने अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 1920 में थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। स्टूडेंट्स 1920 में की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली दोनों आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए, जो जन समर्थन जुटाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जाने, पूरे देश का यात्रा करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स within the Congress were however concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 20। कह रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे इन प्रस्तावों से सशंकित हैं, लोगों का शक था। क्या वे नवंबर 1920 में
जो काउंसिल का बैठक था, देखिए काउंसिल इलेक्शन था 1920 में, और लोग बहुत ज़्यादा भयभीत थे, चुनाव के बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में हिंसा हो सकता है। दे फेयर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उनको आशंका था क्या कि हिंसा ले सकता है, हिंसा, इससे पहले मूवमेंट में हिंसा होते रहे थे, तो उनको भय था कि हिंसा हो जाएगी। तो इस भय के लेकर के सितंबर से दिसंबर तक तो कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। देखिए ये लाइन लिखा हुआ है, इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंसिव टसल विद इन द कांग्रेस। ऐसा टसल चलते रहा, खींचतान चलते रहा लेकर के कि हिंसा हो जाएगी, इसके लेके कुछ समय तो लगे। फॉर ए while there seemed to no meeting point between the supporter and opponent of the movement, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है, नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ऑपोनेंट द मूवमेंट। कह रहे थे कि ये खिंचातानी था, लोगों को लग रहा था समर्थकों और विरोधियों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार एटलीस्ट फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, यानी आखिरकार 1920 में कांग्रेस के नागपुर जो सेशन था, अधिवेशन था, उसमें ए कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। यानी 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। लोग उसको एडॉप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। स्टूडेंट्स, हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़े, उसमें किन लोगों के हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक मुद्दों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा, इसके बारे में हमको जानना है। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक न्यू वर्ड है, आपके बॉक्स में लिए हुआ है, बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब तो आप समझते ही हैं, आज इसका हिंदी है बहिष्कार। यानी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, अवॉइड किया जाए, चीज़ों को नकारा जाए। द रिफ्यूजल टू, देखिए, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल एंड पार्टिसिपेट in activity or buy and use things usually for of protest। किसी के साथ संपर्क में रहने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, और चीज़ों की खरीदारी, और बाई एंड यूज थिंग, चीज़ों का इस्तेमाल से इनकार करना ही बाइकॉट है। आमतौर पर यह भी कह सकते हैं कि यह विरोध का एक रूप है। आप कई तरीक़ों से विरोध कर सकते हैं, तो बाइकॉट करके भी हम क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, अपना विरोध दिखा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, फिर बोरिंग हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।